तो आज हम श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास आदमी का जहर पर बात करने वाले हैं। हाँ। और इसकी दुनिया में उतरने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब एक सीधा, एक आदर्शवादी इंसान जो ये मानता है कि अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई से मिलता है, उसका सामना असल दुनिया से होता है, मतलब एक ऐसी दुनिया जो उसके बनाए नियमों से बिल्कुल नहीं चलती। ये सवाल ही इस उपन्यास का दिल है एक तरह से। हाँ। ये सिर्फ एक किरदार मतलब सुदर्शन की कहानी नहीं है, नहीं। बल्कि ये उस टकराव की कहानी है जो शायद हम सबके अंदर कभी न कभी चलता है। हमारी उम्मीदों और दुनिया की हकीकत के बीच का टकराव। हाँ, और कहानी एक ऐसे गांव की है जो ऊपर से देखने में तो बड़ा शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लालच, जलन और पुरानी रंजिशों का जहर फैला हुआ है। बिल्कुल। तो आज का काम है जहर की पड़ताल करना। ये आता कहाँ से है, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, क्या इससे कोई बच सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की परतें खोलते हैं। और हम देखेंगे कि ये जहर सिर्फ दूसरों में नहीं होता। सबसे डरावना जहर वो है जो हालात के दबाव में अच्छे लोगों के अंदर भी पनपने लगता है। सुदर्शन की यात्रा हमें यही दिखाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम सुदर्शन से मिलते हैं, एक पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी। हाँ। वो गांव लौटता है इस सोच के साथ कि वो अपनी शिक्षा से, अपने आदर्शों से गांव का कुछ भला करेगा। एक बहुत ही नेक इरादा। हाँ, उसे लगता है कि अगर वो सबके साथ सीधा और सच्चा रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोच थोड़ी भोली नहीं लगती? होली तो है, पर हम सब कहीं ना कहीं ऐसी ही दुनिया चाहते हैं, है ना? सुदर्शन की गलती ये नहीं थी कि वो ईमानदार था। अच्छा। उसकी गलती ये थी कि वो ये मानकर चल रहा था कि पूरी दुनिया भी ईमानदारी को वैसे ही देखती है जैसे वो देखता है। उसे लगा कि ईमानदारी अपने आप में एक ताकत है, जबकि असल दुनिया में ताकत के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। और ये उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। गांव के जो बड़े खिलाड़ी हैं, सरपंच, नेता। हाँ, सरपंच, नेता बनिए, वो उसकी ईमानदारी को ताकत नहीं बल्कि एक आसान शिकार समझते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है, अरे वाह, एक पढ़ा लिखा सीधा साधा आदमी मिल गया, इसको आगे करके अपने सारे काम निकलवा लेंगे। वो उसे एक साफ सुथरे मुखौटे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये उपन्यास का पहला और सबसे अहम टकराव है। यहाँ आदर्शवाद की सीधी टक्कर होती है यथार्थवाद से। सुदर्शन के लिए गांव एक सामाजिक इकाई है जिसे सुधारा जा सकता है, लेकिन गांव के ताकतवर लोगों के लिए गांव एक शतरंज की बिसात है और सुदर्शन बस एक मोहरा है। बस एक मोहरा है। लेखक यहाँ साफ दिखा रहा है कि समाज अक्सर अच्छाई को इनाम नहीं देता, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के मौके तलाशता है। और जब सुदर्शन को ये एहसास होता है तो उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। उसके मन में पहली बार वो कड़वाहट आती है। वो खुद से पूछता है, क्या इस दुनिया में सीधे आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है? ये सवाल ही उसके अंदर उस जहर की पहली बूंद है ना? इसे एक तरह का मोहभंग कह सकते हैं। उसे लगता है कि जिन नैतिक सिद्धांतों को उसने अपनी पूरी जिंदगी सहेज कर रखा, हाँ, असल दुनिया में उनकी कोई कीमत ही नहीं है। ये एहसास किसी भी आदर्शवादी इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होता है। उसका विश्वास डगमगाने लगता है, न सिर्फ लोगों पर से बल्कि खुद अपने सिद्धांतों पर से भी। चलिए दुनिया तो ऐसी है मान लिया, लेकिन कम से कम इंसान अपने घर में, अपने परिवार में तो थोड़ा सुकून और सहारा ढूंढता है, जो कि एक बहुत स्वाभाविक उम्मीद है। हाँ, सुदर्शन भी यही सोचकर घर लौटता है कि कोई तो होगा जो उसे समझेगा। दिन भर की लड़ाई के बाद हर कोई एक महफूज कोना चाहता है। लेकिन कहानी यहाँ और ज्यादा जटिल हो जाती है। घर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि यहाँ भी हर कोई अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है। उसकी पत्नी की अपनी शिकायतें हैं। उसे लगता है कि सुदर्शन की इसी ज्यादा ईमानदारी की वजह से घर का नुकसान हो रहा है। मतलब वो दुनिया के साथ चलकर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। उनकी नजर में सुदर्शन की ईमानदारी एक अवगुण है। हाँ, एक कमजोरी है जो परिवार को पीछे धकेल रही है। वो दुनियादारी के नजरिए से सोच रही हैं। और बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मग्न हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पिता किस मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो जिस घर को वो अपना सहारा समझ रहा था, वहां भी उसे अकेलापन और शिकायतों के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो समाज में भी अकेला है और अपने घर में भी।
अब यहाँ कहानी सामाजिक स्तर से उतरकर बहुत गहरे व्यक्तिगत स्तर पर चली जाती है। ये उस अकेलेपन को दिखाती है जो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति को अक्सर झेलना पड़ता है। जब आपको अपने सबसे करीबी रिश्तों से भी सहारा नहीं मिलता तो अंदर की कड़वाहट और गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। सुदर्शन के अंदर का जहर जो अब तक धीरे धीरे घुल रहा था, अब घर के माहौल में आकर कह सकते हैं कि खौलने लगता है। उससे लगता है जैसे वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें वो पूरी तरह अकेला है, कोई उसकी तरफ नहीं है, कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। और ये अकेलापन उसे और ज्यादा चिड़चिड़ा और शक्की बना देता है। सही बात है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत सटीक चित्रण है। जब इंसान को लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं, तो वो खुद को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक कवच बना लेता है। सुदर्शन के मामले में ये कवच कड़वाहट और गुस्से का है। वो दुनिया को उसी नजर से देखने लगता है जिस नजर से दुनिया उसे देख रही थी। मतलब शक और स्वार्थ की नजर से? हाँ, बिल्कुल। और जब सुदर्शन को लगता है कि वो हर तरफ से घिर चुका है, तभी गांव की राजनीति उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। लेकिन एक बहुत ही अलग इरादे से। हाँ, गांव में चुनाव का माहौल है और अचानक हर कोई सुदर्शन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। हाँ, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए एक साफ छवि वाला चेहरा चाहिए। एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई दाग ना हो, जिसे जनता के सामने रखकर वोट बटोरे जा सके। बिल्कुल। हर गुट चाहता है कि सुदर्शन उनकी तरफ से उम्मीदवार बन जाए। वो उसे एक सीधा साधा मखौटा बनाना चाहते हैं जिसके पीछे वो अपना असली खेल, अपनी धांधली और भ्रष्टाचार छिपा सकें। उनका प्लान साफ है, चुनाव जीतो और फिर इस ईमानदार सुदर्शन को कठपुतली की तरह नचाओ। ये दिखाता है कि कैसे भ्रष्ट व्यवस्था एक ईमानदार व्यक्ति को खत्म करने के दो ही तरीके जानती है। या तो उसे खरीद कर अपने जैसा बना लो, या फिर उसे तोड़कर रास्ते से हटा दो। सही कहा। सिस्टम को ऐसे लोग पसंद नहीं जो उसके नियमों से खेलने से इनकार कर दें। और सुदर्शन उनके इस खेल को समझ जाता है। वो किसी का मोहरा बनने से साफ इनकार कर देता है और उसका यही इनकार उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। अब तक जो लोग उसे इस्तेमाल करना चाहते थे, अब वो उसके खुले दुश्मन बन जाते हैं। उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है और उसे सामाजिक तौर पर पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हाँ, ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सुदर्शन खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। कौन सा सवाल? वो सोचता है, दुनिया इतनी खराब कब हुई? या ये हमेशा से ही ऐसी थी और मैं ही इसे देखने में देर कर गया? अरे वाह! ये सिर्फ उसका सवाल नहीं, बल्कि उपन्यास का एक केंद्रीय प्रश्न है ना। क्या बुराई समाज में बाद में आती है या वो हमेशा से यहीं होती है और हम अपनी मासूमियत में उसे देख नहीं पाते? ये सवाल तो उसे अंदर तक हिलाकर रख देता होगा। उसे लगता है कि जिस अच्छाई, जिस ईमानदारी पर वो इतना यकीन करता था, शायद वो सब एक धोखा था, एक भ्रम था। हाँ, और यहीं से कहानी अपने सबसे गहरे और चौंकाने वाले हिस्से में दाखिल होती है, जहां उसे जहर की असली पहचान होती है। बिल्कुल। हाँ, सुदर्शन को ये समझ आता है कि जहर सिर्फ बाहर नहीं है, ये सिर्फ सरपंच, नेता या बनिए में नहीं है। ईर्ष्या, लालच, अपमान का एहसास और बदले की भावना का जहर, ये हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद है। मतलब अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है, लेकिन उसे रोशनी की जगह अंधेरा दिखाई देता है। ये कोई सुखद ज्ञान नहीं है। नहीं, ये एक भयानक एहसास है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब हालात लगातार उसके खिलाफ होते जाते हैं, तो वही जहर अब उसे अपने अंदर भी महसूस होने लगता है। वो भी गुस्सा करने लगता है, वो भी मन ही मन बदला लेने की सोचने लगता है, वो भी हर किसी पे शक करने लगता है। उसे ये देखकर खौफ होता है कि जिन लोगों से वो नफरत कर रहा है, उन्हीं की बुराइयां अब उसके अपने अंदर भी पैदा हो रही हैं। हाँ, यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई सामने लाता है। अच्छाई और बुराई, ये दो अलग अलग डिब्बों में बंद चीजें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग 100% अच्छे हैं और कुछ 100% बुरे। सही बात है। हर इंसान के अंदर दोनों की क्षमता होती है। हालात और हमारी अपनी पसंद तय करती है कि कौन सा पक्ष हम पर हावी होगा। सुदर्शन का असली डर इस बात से नहीं है कि दुनिया बुरी है, बल्कि इस बात से है कि वो खुद भी वैसा ही बन सकता है जिनसे वो नफरत करता है। यह आत्म पहचान का एक भयानक क्षण है। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। दूसरों की बुराई से लड़ना फिर भी शायद आसान हो, लेकिन जब पता चले कि वही बुराई आपके अपने अंदर भी सिर उठा रही है, तो इंसान कहाँ जाए, किससे लड़े? ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है और यही एहसास उसके आदर्शवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकता है। वो अब दुनिया को एक भोले भाले इंसान की नजर से नहीं देख सकता। नहीं, उसका चश्मा हमेशा के लिए बदल गया है। तो कहानी के अंत तक हम देखते हैं कि सुदर्शन
वो गांव की राजनीति, रिश्तेदारों के तानों और समाज की चालबाजियों से थक कर टूट कर पूरी तरह अकेला रह गया है। इस उपन्यास का अंत किसी हिंदी फिल्म की तरह नहीं होता, जहां हीरो अकेले ही पूरी व्यवस्था को बदल देता है और जीत जाता है। जो कि श्रीलाल शुक्ल की लेखनी की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है। वो यथार्थ को बिना किसी बनावट के जैसा है वैसा ही दिखाते हैं। उनकी कहानियों में आसान जवाब नहीं होते। यहाँ अंत एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से होता है। सुदर्शन यह मान लेता है कि इंसान हमेशा से ही थोड़ा बहुत जहरीला रहा है। वो दुनिया को नहीं बदल सकता। नहीं, एक तरह से देखें तो ये उसकी हार है, लेकिन इसी हार में एक बहुत गहरी समझ भी छुपी हुई है। हाँ, और यही उपन्यास अपना सबसे बड़ा संदेश देता है। शायद असली ताकत दुनिया को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने अंदर के जहर को पहचानने और उसे काबू में रखने की कोशिश में है। अच्छा। सुदर्शन दुनिया के खेल में तो हार जाता है, लेकिन वो खुद को समझने की लड़ाई में एक बहुत जरूरी मुकाम पर पहुंच जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे पहली और कड़वी सीख तो यही है कि समाज में हर व्यक्ति अपने हिस्से का जहर लेकर चलता है। दूसरी बात, ये जहर अन्याय, लालच, ईर्ष्या या अपमान जैसी भावनाओं से पैदा होता है और बढ़ता है। जब किसी के साथ गलत होता है या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो ये जहर और भी गहरा हो जाता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान की असली लड़ाई और असली जीत इस जहर को अपने कर्मों और अपने व्यवहार पर हावी ना होने देने में है। सुदर्शन हार कर भी एक तरह से जीत जाता है, क्योंकि वो इस सच्चाई को देख पाता है, उसे समझ लेता है। हाँ, उसे समझ लेता है। वो ये जान जाता है कि वो दुनिया को तो नहीं बदल सकता, पर शायद अपने अंदर उठने वाले जहर पर काबू पा सकता है। और शायद यही असली इंसानियत है। तो आदमी का जहर सुदर्शन की कहानी के जरिए हमें एक आदर्शवादी इंसान के यथार्थवादी बनने का सफर दिखाती है। यह सिर्फ बाहरी दुनिया के जहर की कहानी नहीं है, बल्कि उस जहर को अपने अंदर पहचानने और उसे नियंत्रित करने की मुश्किल लड़ाई की कहानी है। बिल्कुल। हाँ, और ये कहानी एक बहुत बड़े, बहुत जरूरी सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। सुदर्शन आखिर में सच्चाई को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन इस स्वीकृति के बाद क्या? मतलब ये कि जब कोई इंसान ये जान जाए कि उसके अपने अंदर और उसके आसपास के हर इंसान में जहर मौजूद है, तो वो अपना रोजमर्रा का जीवन कैसे जिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो पूरी तरह निराश हो जाए और अच्छाई पर से भरोसा ही खो दे? क्या वो हर किसी को शक की नजर से देखे, या फिर सब कुछ जानते बूझते हुए भी एक उम्मीद बनाए रखे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए ये उपन्यास हमें मजबूर करता है, और इसका कोई बना बनाया आसान सा जवाब मौजूद नहीं है।